अगर आप एचआर का इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको प्रोविडेंट फंड की अच्छी नॉलेज है तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। हमें ईसीआर शीट को, जो मंथली चालान हम फाइल करते हैं, उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है, एनसीपी डेज क्या होते हैं या रिफंड ऑफ एडवांस क्या होता है। अगर आपको ये सब पता है तो आपका इंटरव्यू जरूर क्लियर होने वाला है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सी शीट तैयार होती है जिससे हम चालान फाइल करते हैं, तो उस इंटरव्यू में आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं वही सब कुछ समझाने वाला हूँ। प्रॉपर फॉर्मूले के साथ समझाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ईपीएफ वेजेस क्या होती हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ईपीएस कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनसीपी डेज क्या होते हैं, रिफंड ऑफ एडवांस क्या होता है, ये सभी इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, तो आप इंटरव्यू में हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम प्रोविडेंट फंड की ईसीआर शीट बनाते हैं, उसको कैसे हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं और वही टेक्स्ट फाइल ईपीएफओ पोर्टल पर अपलोड भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपनी शीट में यूएन नंबर, एम्प्लॉय नेम और ग्रॉस वेजेस पहले से लिखी हुई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम ईपीएफ वेजेस से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर ईपीएफ वेजेस ग्रोस का 50% कवर कर चलेंगे। अगर किसी की ग्रोस वेजेस 30,000 से ऊपर है तो हम यहाँ पर 15,000 ही कंसिडर करेंगे। एज पर ईपीएफओ गाइडलाइंस हम मैक्सिमम यहाँ पर 15,000 तक ईपीएफ वेजेस लिख सकते हैं। तो अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसका हम हाफ कंसिडर करेंगे, मतलब 50%। तो किसी की सैलरी, जैसे फर्स्ट आरव मेहता की सैलरी 20,000 है तो यहाँ पर इसकी ईपीएफ वेजेस आएगी 10,000। वही अगर लास्ट पर्सन का नाम देखें, वरुण वरुण खन्ना, उसकी सैलरी 1,19,000 है तो हम तब भी यहाँ पर 15,000 ही लिखेंगे। मैक्सिमम हमें यहाँ पे 15,000 लिखनी है। अगर किसी की ग्रोस वेजेस 30,000 से नीचे है तो हम वहां पर हाफ कंसिडर करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो जैसे अभी यहाँ पर 20,000, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइड बाय 2, यानी कि 50% हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ग्रोस वेजेस डिवाइड बाय 2। आगे भी हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि उसकी सैलरी 30,000 से कम है। ऐसे ही हम आगे आ जाएंगे, जिनकी भी सैलरी 30,000 से कम है हम यहाँ तक इसको ले आएंगे। अब आता है एक आदित्य मल्होत्रा जिसकी सैलरी 34,500 है, 34,500 है। तो यहाँ पर इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर हुई तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 15,000 ही कंसीडर करेंगे। आगे आ जाता है संदीप अरोड़ा, इसकी सैलरी 29,000 समथिंग है तो यहाँ पर हम इसका हाफ कर लेंगे। आगे भी ऐसे रहेगा, उसके आगे भी किसी की 25,000 है। अब आती है मोहित गुप्ता, इसकी 55,000 है तो हम यहाँ पर 15,000 एंटर कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 15,000, तो लास्ट में भी 15,000 आ जाएगी। तो होप आपको ईपीएफ वेजेस क्लियर हो गया होगा। ईपीएफ वेजेस की मैक्सिमम कैप 15,000 है, 15,000 से हम ऊपर लेके नहीं जा सकते। बट अगर किसी की सैलरी 30,000 से नीचे है तो हम वहां पर हाफ उसका कंसिडर करेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ईपीएस वेजेस की। ईपीएस वेजेस इज सेम एज ईपीएफ वेजेस। ईपीएस क्या होता है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वेजेस। अब ईपीएस वेजेस भी हम यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देंगे। अब मैंने ईपीएस वेजेस कुणाल वर्मा तक बिल्कुल सेम लिखी हैं। अब एक कैंडिडेट है आदित्य मल्होत्रा। ईपीएफओ की 2014 में गाइडलाइंस आई थी, अगर कोई एम्प्लॉय सितंबर 2014 के बाद कंपनी में ज्वाइन करता है और उसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो उसकी ईपीएस कंसीडर नहीं होगी, उसकी पेंशन स्कीम कंसीडर नहीं होगी, उसको पेंशन स्कीम से वेव ऑफ किया जाता है, तो वो पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉई है आदित्य मल्होत्रा, इसने 34,500 की सैलरी पर हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया था तो इसकी ईपीएस वेजेस यहाँ पर 0 रहेंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है ये, तो इसकी हम ईपीएस वेजेस सेम रहेंगी। ये इसकी सैलरी 30,000 से कम है और ये हमारा पुराना एम्प्लॉई है। ऐसे ही सेम हम आगे कर लेंगे। ये सभी वही एम्प्लॉई हैं जिनकी 30,000 से सैलरी कम है तो ये सारे ईपीएस में कंसीडर होंगे। अब आ जाता है मोहित गुप्ता, ये 55,000 सैलरी वाला एम्प्लॉई है। इसने हमारी कंपनी में 55,000 पे ज्वाइन किया लास्ट मंथ।
तो इसकी ईपीएस वेजेस जीरो होंगी, जो मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ गाइडलाइंस, सितंबर 2014 के बाद अगर कोई एम्प्लॉय 30,000 की सैलरी से ऊपर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है और उसका पुराना कोई यूएन नंबर नहीं है, पुराना उसका ईपीएफ नहीं कट रहा, वो एज ए फ्रेश किसी कंपनी में 30,000 से ऊपर की सैलरी पर ज्वाइन करता है, तो उसकी ईपीएस वेजेस जीरो होंगी, वो पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आएगा, उसकी पेंशन स्कीम वेव ऑफ रहेगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये 46 वाला बंदा, इसका पहले से ही पीएफ कट रहा है, इसकी इंक्रीमेंट होकर ये 46 पर आया है, ये हमारी कंपनी में पुराना एम्प्लॉई है, तो हम यहाँ पर इसकी सेम एज इट इज 15,000 ही कंसीडर करेंगे। अनदर एम्प्लॉई आता है वरुण खन्ना, इसने हमारी कंपनी में ज्वाइन किया जब इसकी सैलरी 1 लाख थी, तो इसका ईपीएस जीरो है, इसका फर्स्ट टाइम ही हमारी कंपनी में पीएफ में एनरोलमेंट हुआ है, तो इसकी ग्रोस वेजेस 30,000 से ऊपर है, तो इसकी ईपीएस वेजेस यहाँ पर जीरो कंसीडर होंगी। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ईपीएफ वेजेस क्या होती हैं, ईपीएस वेजेस क्या होती हैं, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या, पेंशन स्कीम क्या होती है। अब आ जाती है ईडीएलआई वेजेस। इसमें ईपीएफ वेजेस और ईडीएलआई वेजेस सेम रहेंगी, इसमें हमें ये आपकी सेम रहने वाली हैं, तो यहाँ पर मैंने सेम कर दिया। ईपीएफ और ईडीएलआई वेजेस आपकी सेम रहेंगी, तो मैंने सेम कर दिया। अब आता है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। अब मेन बात आती है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। बहुत ध्यान से देखना जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो प्रॉपर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं निकल पाएगा। जब आप उस फाइल को अपलोड करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, कंडीशनल प्लस राउंड अप। इफ ब्रैकेट ओपन ईपीएफ वेजेस इज लेस देन इक्वल टू 15,000। बहुत स्लो समझा रहा हूँ, आपको होप समझ आ रहा होगा, बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। राउंड अप ब्रैकेट ओपन, फिर ईपीएफ वेजेस इनटू 12%। D2 यहाँ पर ईपीएफ वेजेस है, D2 मतलब ईपीएफ वेजेस का फर्स्ट कॉलम, D2 10,000 कोमा 0 ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट 1, तो हमारा यहाँ पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया। इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे और हमारा सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो मैक्सिमम यहाँ पर 1800 ईपीएफ कट रहा है, जिनकी 15,000 ईपीएफ वेजेस है, मैक्सिमम यहाँ पर 1800 ही ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। जिनकी भी 15,000 ईपीएफ वेजेस है उनका मैक्सिमम 1800 पीएफ कटता है। अब आ जाता है ईपीएस कंट्रीब्यूशन। ये भी बड़े ध्यान से समझना, ईपीएस कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8.33% पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर पे करता है, आपका एम्प्लॉयर 12% पे करता है, जिसमें से 8.33 आपके पेंशन फंड में जाता है और 3.67 जो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी का 1200 है तो उसमें आपका 3.67 उसमें चला जाता है और बाकी का 8.33% आपका पेंशन फंड पे चला जाता है। अगर किसी का पेंशन स्कीम में वेव ऑफ है, जैसे किसी का जीरो था, तो उस केस में पूरा की पूरा पैसा जो एम्प्लॉयर पे करता है 12%, वो एम्प्लॉई के ईपीएफ फंड में जाता है, मतलब प्रोविडेंट फंड में जाता है, उसका पेंशन स्कीम में नहीं जाता। उसका 12% पूरा चला जाता है, बट जिनका वेव ऑफ नहीं है उनका 8.33% पेंशन में जाता है और 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है। यहां तक आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे राउंड। अब यहाँ पर ईपीएस कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ईपीएस वेजेस लेंगे इनटू 8.33% 0 ब्रैकेट 1, ये हमारा निकल के आ गया ईपीएस कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ देख रहे हैं जिनका हमने ईपीएस जीरो रखा था उनका यहाँ पर जीरो ही शो कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है नेक्स्ट कॉलम, आई कॉलम, ईपीएफ ईपीएस डिफरेंस लिमिटेड। इसमें क्या है, जो हमने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन निकाला और जो हमने ईपीएस कंट्रीब्यूशन निकाला उसको माइनस करके जितना भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम सिंपल लेस कर देंगे।
ईपीएफ कंट्रीब्यूशन माइनस ईपीएस कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये निकल कर आ गया हमारे सामने। अब मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वो होता है जो आपकी सैलरी में से कटता है, वो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया। अब जो जो एम्प्लॉयर काटता है, जो एम्प्लॉयर पे करता है 12%, उसमें से 833 अगर हम फर्स्ट पर्सन का लें, 833 उसका पेंशन स्कीम में जाएगा, और जो 387 जो हमने माइनस करके निकाला है वो आपके प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाएगा। जो आपने प्रोविडेंट फंड की पासबुक चेक करोगे तो आपको इसमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो 387 जो 367 का जो डिफरेंस आया है ये हमारा प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाता है, और जो रेस्ट है 833 वो हमारे पेंशन फंड में चला जाता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीपी डेज क्या होते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप कॉम्प्लायंस के लिए एचआर जर्नलिस्ट के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ये पूछा ही जाएगा एनसीपी डेज क्या होते हैं। एनसीपी की फुल फॉर्म है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। नाम से ही पता चल जाता है जितने भी दिन की सैलरी उसकी कम आई है, अगर दिसंबर का महीना है 31 दिन का महीना है, अगर उसकी सैलरी 29 दिन की आई है तो वो 2 दिन एनसीपी डेज माने जाते हैं। मतलब जितने भी दिन की उसकी सैलरी कम आई है वो एनसीपी डेज होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। कुणाल वर्मा की सैलरी 15,000 है, तो इसकी ये 31 दिन की सैलरी है 15,000 ग्रोस। बट अगर ये एक दिन नहीं आया, उसकी एक दिन की सैलरी, एक दिन की अगर उसकी तनख्वाह कटी है तो उसकी सैलरी भी डिफरेंट होगी। तो हम उसकी एक दिन की सैलरी लेस कर कर निकाल लेते हैं। तो सैलरी निकालना भी आपको इसी फॉर्मूले में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर किसी की सैलरी 15,000 है, राउंड करके कर रहे हैं हम इसको, डिवाइड बाय 31 इंटू 30 डेज, जितने भी दिन वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर वो 14,516 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पर उसकी ईपीएफ वेजेस आ जाएगी। तो मतलब उसकी ग्रोस वेजेस तो हम वही रहने देंगे, और जो ईपीएफ वेजेस है वो हम यहाँ पर 7258 लिख देंगे। 7258, यहाँ पर भी 7258 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा ही हुआ है। तो यहाँ पर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिकली कम हो गया, और उसके एनसीपी डेज हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर सभी के हम एनसीपी डेज मेंशन कर देते हैं, जैसे 0 0 0, इसका 1, देन सबका 0। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ तक हमारा सबका एनसीपी डेज। होप आपको एनसीपी डेज भी क्लियर हो गया होगा। अब आता है रिफंड ऑफ एडवांस। रिफंड ऑफ एडवांस में हम यहाँ पर 0 ही मेंशन करते हैं। ये बेसिकली टर्म होती है अगर किसी ने प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन लिया है तो कुछ होता है रिफंडेबल, कुछ होता है नॉन रिफंडेबल। किसी ने रिफंडेबल लोन लिया है तो जितना भी अमाउंट उसने लिया है और कितना वो मंथली देना चाहता है तो वो हम वहां पर मेंशन करते हैं। हमारे केस में रिफंड ऑफ एडवांस किसी का नहीं है तो हम उसको यहाँ पर 0 रहने देंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो यहाँ तक हमारी शीट बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर हमारे पास ये शीट तैयार हो गई है तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम ऑलरेडी हो गया है। अब हमें 2 शीट्स और बनानी है जो कि बहुत ही सिंपल है, उसको ध्यान से सुनना। अगर उसमें कोई गलती होगी तो आप जब अपलोड करोगे तो आपका एरर आएगा, तो बड़े ध्यान से देखना। अब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इंटायर शीट को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में हम यहाँ पर कंट्रोल सी नहीं करनी, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। पेस्ट करते टाइम आपको ध्यान देना है, जब आप पेस्ट के बटन पर, जो ये बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे पेस्ट वैल्यूज लिखी हुई है। पेस्ट वैल्यूज में जो सबसे पहले वाला आइकन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फाइल जो आपकी बनकर आई है इसमें फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूलाज गायब हो चुके हैं। आप किसी पर भी क्लिक करो, आप ईपीएफ वेजेस पर, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करोगे तो देखो आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर नजर आ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है यूएन मेंबर और ग्रोस सैलरी वाली, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब इसी फाइल को हम अब इसको CSV में सेव करना है। अब CSV में कैसे सेव करना है वो भी ध्यान से सुन लो। CSV यहाँ पर सेव एज कर हम इसको CSV में, अब हम इसको CSV फाइल में सेव कर लेंगे। CSV जो नीचे आप देख रहे हो, CSV कोमा डेलिमिटेड, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर PDF फाइल क्लिक कर सेव कर देंगे। आप देख सकते हो फाइल सेव हो गई है। यहाँ पर हमारा 90% काम खत्म हो गया शीट बनाने का। अब हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे और इस फाइल को भी क्लोज कर देंगे। जो फाइल हमने बनाई थी इस पर हम क्लिक करेंगे। हम इस फाइल पर राइट क्लिक कर ओपन विद, जो आप राइट क्लिक करेंगे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन विद, ओपन के नीचे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ओपन विद,
राइट साइड में स्क्रॉल बार में नोटपैड आपको शो कर रहा होगा, इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेंगे। नोटपैड में जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो नोटपैड में ओपन करेंगे, अब आप देख रहे होगे हर इसमें कोमा लगा हुआ है, कोमा कोमा। अब इसमें आप देख रहे होगे सारी जगह कोमा लगा हुआ है। अब इस कोमा को हमने अब इस कोमा को हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे वो भी बड़े ध्यान से सुनना है। हमें क्या रिप्लेस करना है, फाइंड क्या करना है हमें, कोमा, और उसको रिप्लेस करना है हैश से। ये हैश आपको कहाँ मिलेगा, फंक्शंस की में आपको हैश मिल जाएगा। मेरे लैपटॉप में ये 3 के ऊपर बना हुआ है। आप अगर अपना पीसी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शंस की में आपको मिल जाएगा। लैपटॉप में ये 3 की के ऊपर आपको, मेरे एचपी का लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ तो इसमें 3 के ऊपर हैश बना हुआ है। तो यहाँ पर हैश और 1 के साथ टिल्ट होगा। 1 के साथ जो फर्स्ट बटन होता है 1 से पहले, लैपटॉप में 1 से पहले जो बटन होता है टिल्ट का, शिफ्ट दबाकर हम जब उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने टिल्ट आ जाएगा। फिर हैश टिल्ट और हैश, इसको हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी फाइल हमारी रिप्लेस हो गई है कोमा से। कोमा के बाद अब हमारे फाइल में कोई कोमा नहीं है, अब हमारी फाइल कंप्लीट तैयार हो गई है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कैसे हम ईसीआर शीट की फाइल तैयार करते हैं। मैं इसको अपलोड करके भी इस वीडियो में दिखा दूंगा, बट अगर कोई डीपली समझना चाहता है कहाँ अपलोड करना है, कैसे करना है, अगर आपको डीपली देखना चाहते हो तो मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पर हम इस फाइल को अपलोड करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है। तो ये वीडियो बेसिकली ईसीआर शीट बनाने के ऊपर थी, फॉर्मूलाज के ऊपर थी। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम शीट बनाते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, एनसीपी डेज क्या होते हैं, रिफंड ऑफ एडवांस क्या होता है, उसी ईसीआर शीट को हम कैसे सीएसवी फाइल में चेंज करते हैं, कैसे सीएसवी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इस टेक्स्ट फाइल को कैसे अपलोड करते हैं वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ईसीआर कैसे फाइल करें वो मैं वीडियो यहाँ पर अटैच कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। जब आपका यहाँ तक काम हो जाता है तो आपका 99% काम हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो जब आप अपलोड करते हो तब एरर आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया है उसी को ध्यान से फॉलो करना है। प्रोसेस को ढंग से फॉलो करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा और आप इजीली फाइल को अपलोड भी कर पाओगे और आप सबमिट भी कर पाओगे। तो कैसे सबमिट करना है, कैसे फाइल अपलोड करनी है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उसको ध्यान से देख सकते हो। और अपने चालान को कैसे देखना है, जो आपने फाइल करी है चालान, उसकी रिसिप्ट कहाँ से लेनी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आज जरूर से चेक कर लेना। और ऐसी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ट्यूटोरियल बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, हर लेवल के बंदे को समझ आ जाए और समझने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।